ठीक है, तो शुरू करने से पहले ये देखिए, बाकी आप सभी देखिए, ये हमारे पास आईडी है, ठीक है, एम्प्लॉयज की आईडी है। हमें इस कॉलम पे नेम चाहिए, वो भी इस जगह से लेके आना है। यहाँ पे आईडी दे रखी है और नेम दे रखे हैं एम्प्लॉय के, ठीक है। अब नेम चाहिए, जैसे जिस आईडी का नेम यहाँ पे मिल जाता है वो तो ठीक है, अगर किसी का नेम नहीं मिलता है तो वहाँ पे एन एरर ना आए। सर एक सेकंड आप वेट कर लीजिए सर, मैं पेमेंट। अच्छा, ठीक है, समझ रहे हो आप कि हम यहाँ पे नेम हमें लिखा आना वी लुक की हेल्प से, बट अगर किसी का नेम नहीं आता है उस केस में हमें क्या चाहिए, एन एरर नहीं चाहिए। उस जगह पे कुछ भी लिखा है, ब्लैंक आ जाए या कुछ भी लिखा आ जाए, बट एन नहीं चाहिए हमें। समझ गए प्रॉब्लम क्या है? नॉर्मल वी लुकअप बताइए, इज इक्वल्स टू वी लुकअप लुकअप वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे आईडी को, ठीक है, आईडी को सिलेक्ट कर लिया। आगे कॉमा टेबल एरे में सर जो दूसरा वाला टेबल है उसमें सिलेक्ट करेंगे सब सारे टेबल। कॉलम नंबर बताइए मेरे को, कहाँ से कहाँ तक? सर K3 से लेकर L9 तक। ठीक है, वेरी गुड। और कॉलम इंडेक्स नंबर देख लीजिए, स्क्रीन पर आ रहा है सर 2 है ना, कॉमा 2 कॉमा 0। ठीक है, इस तरीके से आ गया और ये सही लगाया आपने, एकदम परफेक्ट लगाया है जी सर। तो देखिए, अब जैसे एन एरर आ रहा है ना, एन एरर नीचे मेरे को एन एरर की जगह पे कुछ और लिखा होना चाहिए, एन एरर ना आए यहाँ पे, तो क्या करेंगे बताइए? सर वो 1 वाला लगा देंगे। 1 वाला क्या? सर जिस जगह हम 0 की जगह 1 लिखते हैं, तो 1 किस लिए लिखते थे? 1 हम लिखते थे अप्रोक्सीमेट मैच के लिए गुरीमान। तो देख लीजिए 1 से क्या हो रहा है, जैसे 1 लगा रहा हूँ तो सभी जगह पे देखिए, फिर आगे एक ही जगह पे सभी नाम रिपीट हो गए, तो 1 से तो हमारे पास आएगा ही नहीं डेटा। तो और किस तरीके से आ सकता है? मैंने ये कहा कि मेरे को एनए नहीं चाहिए, एनए की जगह कुछ और लिखा है, या तो नॉट फाउंड लिखा जाए, फिर या एनए गायब होकर ऐसा ब्लैंक शो जाए इस जगह, जैसे ये ना। जी सर। इस तरीके से ब्लैंक शो जाए तो क्या कर सकते हैं? बताइए। गुरीमान? जी सर, नहीं सर वो पता भूल। गुरप्रीत अपनी वीडियो ऑफ कीजिए आप। जी सर आप बता दो, ये लेट हो रहे हैं। गुरीमान नहीं समझ में आ रहा आपको? नहीं सर। एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एरर करके था कुछ, इफ एरर था फॉर्मूले का नाम, ठीक है। जी सर। तो इफ एरर को कैसे लगाएंगे? इफ एरर याद है आपको? हेलो इफ जी बताइए अमान, आपको याद है इफ एरर? जी सर, इफ इक्वल टू इफ लगाते हैं। जी सर। बताइए अमान, इफ एरर अगर आपको याद है, इफ एरर पहले जैसे उन्होंने बताइए कि आता है आपको इफ एरर? सर आता है सर, देखते हैं। बताइए डिलीट कर दिया मैंने उसको, दोबारा बताइए इफ एरर कैसे लगाएंगे? इफ एरर लगाइए सर। सर इसी पहले को व्हील को पे लगाएंगे क्या? पहले इफ एरर लिखते हैं, उसके बाद व्हील कप लगाते हैं, ठीक है। इफ एरर लिख दीजिए। इफ एरर लिखा उसके बाद अगर आता है सर तो इन्वर्टेड कॉमर्स में इन्वर्टेड कॉमा लगाइए सर, डबल। किस लिए लगाना है इन्वर्टेड कॉमा? कि if अगर एन एरर आता है तो उसकी जगह हाँ, वो आ जाए। तो मैंने क्या लिखना है, एन ए? चलो नहीं नॉट सर, फाउंड लिख दिया मैंने, नॉट नॉट फाउंड लिख दीजिए। नॉट फाउंड लिख दिया, ठीक है। जी सर, और क्लोज कर दीजिए डबल इन्वर्टेड कॉमा से। ठीक और है, सर तो ये देखिए फॉर्मूला एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी आपसे वैल्यू पूछ रहा है। आपने वैल्यू इफ एरर नॉट बताया, वैल्यू पे क्या करेंगे, इधर देखिए, वैल्यू पे क्या करेंगे बताइए मेरे को। पहला पूछा इसने वैल्यू, फिर वैल्यू अगर नहीं मिली तो क्या एरर दें। तो आपने ये बता दिया कि अगर वैल्यू नहीं मिलती तो ये एरर दे, बट वैल्यू कौन सी ढूंढ रहे हो वो तो बताइए इस मामले में। जी सर, वैल्यू ढूंढ रहे हैं हम सर, एन ए वाली।
तो सर वो जिस कॉलम में एन आएगा उसी में लगा सकते हैं ना हम सर? नहीं, सेम एक ही कॉलम में लगा सकते हैं हम। इफ एरर क्या फॉर्मूला है, आपको याद नहीं है क्या? याद तो है सर, अगर नॉट फाउंड भी लिख सकते हैं और स्पेस देना तो खाली स्पेस देके फिर वो कर सकते हैं देखिए सर। जैसे इफ एरर लिखेंगे, अब ये पूछ रहा है वैल्यू, वैल्यू क्या फाइंड कर रहे हैं हम? वैल्यू फाइंड करें कि वी लुकअप की मदद से हमें ये डेटा चाहिए था, तो हम वैल्यू में वी लुकअप लगाते हैं हमेशा। ठीक है, जब वी लुकअप लगाओगे आप तो फिर अपना जैसे नॉर्मल तरीके से वी लुकअप लगता है वैसे ही लगाना है आपको। आईडी सिलेक्ट की, टेबल एरे सिलेक्ट किया, आईडी से L10 तक, कॉलम इंडेक्स नंबर 0। उसके बाद अब जब आपसे ये पूछता है इफ एरर फाउंड, कि अगर ऐसी गलती हुई तो क्या लिखना है, तो लिख देना आपको इन्वर्टेड कॉमा नॉट फाउंड। ओ सर ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। वैल्यू में हमेशा आपका वी लुकअप लगता है, उसके बाद जब कॉमा दोगे आगे तो आपका आएगा इफ एरर, सॉरी नॉट फाउंड, जो भी आपको मैसेज देना। देखिए तो अमित आ गया, अग्रवाल आ गया। अब जैसे एन की जगह पे देखिए नॉट फाउंड लिखा गया है। जी सर। और अगर आपको नॉट फाउंड नहीं लिखना था, अगर कुछ भी सिर्फ ब्लैंक छोड़ना था, तो इन्वर्टेड कोमा को ब्लैंक छोड़ दीजिए आप। जी सर, आपके देखते निशान लगाते हैं अपने हाथ से, तो देखिए तो इस तरीके से ब्लैंक आ जाता। हाँ ब्लैंक सेल आ गया। अच्छा, ठीक है, तो अभी आपको और प्रैक्टिस करनी है इस चीज में। इसका समझ में आ गया कि आप लोगों को प्रैक्टिस है नहीं? सर मेरे समझ में आ गया, जी दानिश आप बोले। समझ में आ गया सर, अच्छी तरह अब। अच्छा अब आ गया है? जी जी दानिश ठीक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। गुरीमान सिस्टम ऑन है आपका? जी ठीक है, तो अभी आपको फिर दूसरा फॉर्मूला सिखाते हैं। आज नया स्टार्ट करते हैं हम अपना, जो कौन सा कुमार। तो ये देखिए, आपको इंडेक्स फॉर्मूला याद है गुरीमान? जी सर। ठीक है, वेरी गुड। और आपको 2-3 फॉर्मूले और सिखा देता हूँ, छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से। सर इंडेक्स मैच। नहीं ये तो हो गया। अब नया टॉपिक पे जा रहे हैं आज हम। आज डाटा वैलिडेशन करेंगे हम स्टार्ट। ये देखिए गुरीमान, मैंने ना स्क्रीन पे कुछ लिख दिया है, तो ये बताइए टेक्स्ट है या नंबर है? ये जो सर वर्ड्स कहाँ लिखे, ये कहाँ ये पर ये जो नेम अमन ये सब लिखा है, ये टेक्स्ट लिखा है या नंबर लिखा हुआ है? पहले बताइए मेरे को देख के। सर जो टेक्स्ट है। टेक्स्ट है ना, मतलब टेक्स्ट है ना। तो ये तो आपने देख के बता दिया। अगर हमें एक्सेल से पूछना तो एक्सेल कैसे बता सकता है कि टेक्स्ट है या नहीं है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इज इक्वल्स टू इज टेक्स्ट। इज टेक्स्ट मतलब कि क्या ये टेक्स्ट है, और इस वैल्यू को सिलेक्ट कर देना। अगर टेक्स्ट होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल दे देगा। ये देखिए, तो आपने बताया टेक्स्ट है। एक्सेल को हमने इस तरीके से बता दिया इस फॉर्मूले की वजह से। क्या फॉर्मूला के नाम है, जल्दी बताइए गुरीमान। इज टेक्स्ट। इज आई एस इज, और उसका टेक्स्ट। क्या टेक्स्ट है ये? अगर मैं देखिए यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ इस तरीके से, तो फॉल्स हो जाएगा कि नहीं टेक्स्ट नहीं रहा, ये नंबर है। मेरे को सर दिखाई नहीं दिया वो पहले वाली स्क्रीन दिख रही है अभी तक सर मुझे भी सर। वन सेकेंड। हाँ अभी दिख रहा है आपको? जी सर। हाँ ठीक है, तो दोबारा से कर लेते, कोई इशू नहीं है। बता दिया कीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे अभी नेम लिखे हुए हैं, तो अभी सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने। तो अभी एक्सेल से कैसे पूछेगी टेक्स्ट है या नहीं है? तो फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू इज आई एस और टेक्स्ट। क्या ये टेक्स्ट है? इज टेक्स्ट। और इस जो भी सेल को सिलेक्ट करके बस एंटर कर दीजिए, तो ये बता देगा कि हाँ टेक्स्ट है या नहीं है। तो ये टेक्स्ट है, इसने ट्रू बोल दिया। अगर मैं यहाँ पे नंबर टाइप कर देता हूँ कोई भी, तो ये देखिए यहाँ पे फॉल्स कर दिया इस तरीके से। ठीक है, एक बार दोबारा समझा दो सर इसको। क्या चीज? इसको एक बार दोबारा बता दियो, रिपीट कर दियो सर। दोबारा से बता देते हैं। देखिए यहाँ पे सारा नेम जो है ये सब टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, एबीसी इस टाइप से। तो अब ये टेक्स्ट है या नहीं, हमें ये फाइंड करना है कि ये टेक्स्ट है या नहीं है। तो कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला है इक्वल्स टू इज टेक्स्ट, बस फॉर्मूला आपको याद करना और कुछ नहीं है। और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया, तो ये ट्रू दे देगा, मतलब कि हाँ ये टेक्स्ट है। अदरवाइज ये फॉल्स है। फॉल्स कैसा आएगा? देखिए नंबर टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, तो फॉल्स आ गया इस तरीके से। समझे? हो गया सर, हो गया। गुरीमान लैपटॉप ऑन जी है तो एक बार ये बार जल्दी से लगा के देखिए फॉर्मूला। जी सर। साथ के साथ देखते जाइए। अब जैसे टेक्स्ट था, अगर मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, तो नंबर है या नहीं ये कैसे पता लगा सकता है ये?
सर इस नंबर होगा। वेरी गुड, इज नंबर होगा, इज नंबर। देखिए तो नंबर था, ये ट्रू हो गया। अगर मैं यहाँ पे एबीसी लिख दूंगा तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट फाइंड करने के लिए, नंबर फाइंड करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो बहुत इजी सा बहुत छोटा सा फॉर्मूला था। बट ये जी सर। फॉर्मूला यूज किस लिए किया, अभी हम जब डेटा वैलिडेशन करेंगे ना तो उस जगह पे आएगा। अब लास्ट एक और चीज आपको बता देता हूँ, जो मैंने कल भी आपको बताई थी आप लोगों को, फिर से बता देता हूँ भाई। मैं काउंटिंग बताया था मैंने आप लोगों को। देखिए मैंने अमन को 3 बार इसमें रिपीट कर दिया है, जी सर। देख रहे हो। जी सर। ज्यादा नंबर हटा नहीं, बस छोटा सा डेटा लिया इसलिए मैंने। तो अब देखिए काउंटिफ से अगर हम काउंटिफ का था इक्वल्स टू काउंटिफ। काउंटिफ। अब सबसे पहले पूछता है रेंज, तो रेंज हमें क्या करना है, हमें किसी का नेम फाइंड करना है, तो हम इस रेंज में नेम फाइंड करना चाहते हैं। ये रेंज मैंने सेलेक्ट की। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया क्या है, मैंने नेम फाइंड करना अमन, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा अमन लिख दिया और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंटर। तो देखिए कह रहा है अमन 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। पहले इतना समझे, बताइए मेरे को। जी सर। जी सर। तो काउंटिफ ने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग करके दे दिया हमें, इज इक्वल्स टू काउंटिफ। देखिए काउंटिफ जब लगाओगे आप तो एक होता है रेंज और एक होता है क्राइटेरिया। ये सेम वैसे ही एक रेंज मतलब कि कहाँ फाइंड करना आपको और किसे फाइंड करना आपको। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे को किसको फाइंड करना है, मैंने क्राइटेरिया दे दिया, मेरे को अमन को फाइंड करना है। तो अब देखिए इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, काउंटिफ, और रेंज मेरी क्या है, ये मेरी रेंज हो गई। इसको थोड़ा सा और वाइड कर लेते हैं। देखिए इज इक्वल्स टू काउंटिफ। अब बताइए रेंज क्या था, हमें अमन को फाइंड करना, अमन कहाँ मिलेगा इस वाले डेटा में, सर इस सारे वाले डेटा। कॉलम में। हाँ तो इस हाँ तो इस वाले को मैंने सिलेक्ट कर लिया, और क्राइटेरिया क्या था, मेरे को फाइंड करना था अमन, तो मैंने अमन को सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो ये तो इसने 3 दे दिया। अब मैंने कल ही बताया था आपको कि ये बताइए कि फर्स्ट अमन कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, ये कैसे बता सकते हैं हम। बताइए। सर मैं बताऊं सर, हाँ मैं बताता हूँ बताइए अमन। सर। रेंज देखिए सब कुछ हमें रेंज में करना, जो करना ना रेंज का होता है। तो सर इज सबसे पहले तो हाँ काउंट। हाँ ठीक है बताइए। सर अमन को सिलेक्ट करेंगे ऊपर ठीक है से, वेरी गुड। और इसे ही दोबारा सिलेक्ट करेंगे ठीक है, इसको दोबारा से रेंज दे दिया, और एंटर मार देंगे। सर एक सेकंड, और एम के आगे सर वो लगा देंगे, डॉलर लगा देंगे। डॉलर लगा देंगे सर। हाँ इस वाले में एफ को दबा के डॉलर लगा देंगे दोनों के आगे। हो जाएगा। जी ठीक सर। है, और जी कॉमा सर, देके क्राइटेरिया किसको देंगे, अमन को ही दे देंगे। अमन को दीजिए। हाँ क्योंकि किसी को फाइंड कर रहे हैं हम बस। वेरी गुड, एकदम परफेक्ट बताया आपने। तो देखिए ये वाला अमन जो है फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, ये वाला आ रहा है सेकंड पर, और ये वाला आ रहा है थर्ड पर। तो इस तरीके से 1 2 और 3 हो गया। ठीक है, ये समझे। जी सर। हाँ गुरीबान आपको समझ में आया ही, अमन को जी भी सर। समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो देखिए मेरे को दोबारा से बताइए अमन ये फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको बिना देखे भी टाइप करना होगा, जब हम डेटा वैलिडेशन जाएंगे तो आपको ये टैब नहीं आएगी। दोबारा बताइए फॉर्मूला क्या लिखेंगे अब। सर काउंट। हाँ इक्वल्स टू काउंटिफ। जी सर, और रेंज सिलेक्ट करेंगे सर अमन से लेकर अमन तक। ठीक है, जी सर, और दोबारा अमन सेलेक्ट करेंगे सर, क्राइटेरिया। हाँ इस वाले अमन को लॉक करना था, स्टार्टिंग वाले को ना। और जी सर, और सर लॉक कर देंगे। तो ये देखिए 3 आ गया था, सॉरी लॉक किया था हमने इसको। हाँ इसको भी 33 रखना था ना। हाँ तो ये था। तो देखिए अभी हमारे इसमें आ रहे फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 अमन आ रहे हैं। ठीक है, बट हमें चाहिए कि क्या हो, ये इक्वल टू 1 हो, सिर्फ ये इक्वल टू 1। अगर 1 है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स हो जाए। तो देखिए ये अमन फर्स्ट टाइम आया तो ये ट्रू हो गया, रमन फर्स्ट टाइम आया तो ट्रू, लेकिन ये अमन जैसी सेकंड बार आया तो ये फॉल्स हो गया, तो जैसी थर्ड बार आया फॉल्स हो गया।
तो फॉल्स का मतलब क्या है कि नाम दोबारा से रिपीट हुआ है, समझ रहे हो आप। मैंने इसके आगे 1 लिख दिया इक्वल्स टू 1 की, मेरे को 1 ही चाहिए कि अमन की जो नंबर है अमन सिर्फ एक ही बार रिपीट हो, उससे ज्यादा रिपीट ना होगा। इससे ज्यादा रिपीट है मतलब हमारे डेटा में कुछ गड़बड़ हो रही है। अभी इसको देखिए मेन, अब मैं आपको डेटा पे लेके चलता हूँ। थोड़ा भी समझ में आया ये बताइए पहले मेरे को आप। जी सर। देखिए क्या है कि अमन हमारे पास 3 बार था, 1 2 3, बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि अमन सिर्फ हमें एक ही बार टाइप करना है, कोई भी नेम दोबारा टाइप नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने इक्वल टू 1 लिख दिया कि जो ये नेम अगर एक ही बार आना चाहिए, एक के बराबर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो फॉल्स दे देगा और हमें इस डाटा को दोबारा से एडिट करना होगा। तो इसलिए फॉल्स आ गया कि देखिए फॉल्स मतलब डेटा दोबारा से एडिट करना होगा हमें। सर ये इज इक्वल टू 1 तो नहीं है सर। हाँ इसलिए तो देखिए देखिए इक्वल्स टू 1 नहीं है, मतलब कि अमन जो है 2 बार आ रहा है, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे जैसे दूसरी बार आया फॉल्स, फिर तीसरी बार आया फिर फॉल्स, तो 1 नहीं था ये, इसलिए हमारे पास ये डेटा गलत है। आपका क्या डाउट है गुरीमान, आप बताइए। सर मतलब हम फार्मूला अपने आप देख लेते हैं सर, इज इक्वल टू 1 तो नहीं से तो हमने। हाँ तो अपने आप इसलिए देख लेता है, देखो ना इससे पहले हमने क्या फॉर्मूला लगाया था। हमने देखिए जब ये फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे अमन 1 लिखा था ना, यहाँ पे अमन 2 लिखा हुआ था। अब मैं इस फॉर्मूले को जो आपने कहा ना, अगर मैं इस फॉर्मूले को इधर अलग से इधर लिख देता हूँ कि देखिए क्या इस सेल में इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, इस वाले सेल में अगर इक्वल्स टू 1 है तो ट्रू आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकता था देखिए। तो यही किया मैंने, देखिए अगर 1 था तो ठीक है ट्रू, जैसे यहाँ पे सेकंड हुआ तो फॉल्स हो गया और थर्ड हुआ तो फॉल्स हो गया। मैंने ये टेस्ट किया है। काउंट इफ से पहले काउंटिंग निकाली कि नंबर 1 कौन सा, नंबर 2 कौन सा, नंबर 3 कौन सा है। अब हमने कहा कि हमें सिर्फ नंबर 1 ही चाहिए, बाकी सब नहीं चाहिए, तो बाकी सब फॉल्स हो जाए, अलग हो जाए। तो नंबर 1 वाले के आगे ट्रू हो गया, बाकी सब के आगे फॉल्स हो गया, इसलिए हमने काउंट इफ लगाया था उसको बिना इक्वल। उसके हाँ सर, क्या बिना बिना उसके नहीं कर सकते सर। बिना उसके मतलब काउंट टिप लगा के, काउंट टिप लगाने के बाद, नंबर देने के बाद, नंबर देने से पहले नहीं कर उससे पहले नहीं दे सकते ना आप, क्योंकि काउंट इफ तो काउंटिंग सकते आगे देगा क्योंकि हमें। वो, हाँ, और अगर 1 को ही दिखता है और अगर 2 दे देंगे तो 2 वाले पे ट्रू है और 1 वाले फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए अब आते हैं हम इस वाली टैब पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये लोग आप जब अभी आप तो सभी साथ में प्रैक्टिस करेंगे। हाँ गुरीमान, बाकी सब इन सब की बात कर रहा हूँ, इनको स्क्रीनशॉट ले लेना जिनके पास अभी लैपटॉप नहीं है, ये जो बाद में प्रैक्टिस करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अब आ जाते हैं हम अपनी अपनी शीट पे, मैं एक नई शीट ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है। और जूम कर देते हैं इसमें बहुत, ठीक है, दिख रहा है आपको? देखिए तो अब ये जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। मैंने कहा कि मेरे को यहाँ पे नेम लिखना है। अब ये बताइए अमान, किसी का भी नाम जो है वो A to Z के बीच में ही होगा, नंबर्स में तो आ नहीं सकता कि किसी का नाम 15 हो या 17 हो, कुछ भी है, ऐसा तो कुछ नंबर नाम हो नहीं सकता ना किसी का नंबर्स में, समझ रहे हो आप। किसी का नाम है जो आपका भी नाम है तो आपका अमान है, करेक्ट, तो टेक्स्ट है जो भी है। बताइए जल्दी अप्लाई कीजिए कि किसी का भी नेम क्या नंबर से हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। तो जिसका भी नेम है वो टेक्स्ट से ही होगा। तो अब देखिए जैसे हम हमारे पास क्या है, अगर आप कोई जॉब करोगे, मान लीजिए कोई डेटा एंट्री का भी जॉब करते हो, तो हमें कई बार ऐसा भी डेटा हमें मेंटेन करना पड़ता है कि जिसमें जैसे हमारे पास ये नेम वाला कॉलम है तो इसमें सिर्फ नेम ही लिख पाए वो, नंबर्स मतलब कि टेक्स्ट ही लिख पाए, नंबर ना लिख पाए, क्योंकि नेम जो है, नेम में हमारा सिर्फ टेक्स्ट आना चाहिए कि राम शाम जो भी आएगा उसका नाम आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 नहीं आ सकता, ठीक है। तो अभी बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए तो अगर जैसे मेरे को इस जगह पे मैं चाहता हूँ कि मैं अगर कोई ऐसा नंबर टाइप करे ना तो ये नंबर टाइप ना हो पाए, समझ रहे हो, सिर्फ नेम ही टाइप हो पाए इस तरीके से। मतलब सर नंबर के लिए रिस्ट्रिक्शन है। हाँ नंबर्स में हम रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि नंबर कोई टाइप ही नहीं कर पाएगा, उसको डेटा वैलिडेशन बोलते हैं। तो देखिए कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखना। आप देख रहे हो ना गुरमान? जी सर। दी। तो देखिए अब इस वाले कॉलम पे हमें सिर्फ नेम ही टाइप करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा। अगर आपको पूरा कॉलम नहीं सिलेक्ट करना है तो आप सिर्फ पर्टिकुलर किसी सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से मान लीजिए कि 10 सेल थे, इन 10 सेल पे नाम चाहिए तो इन 10 सेल को सिलेक्ट कर लो। यस, पूरे कॉलम पे आपका अगर नाम आने वाला है तो इस पूरे कॉलम को इस तरीके से सिलेक्ट कर लो सबसे पहले, ठीक है। पहला स्टेप समझे आप? जी सर। पहले सिलेक्ट करना आपको सेल्स को या रो को, पूरी को, मतलब कॉलम को। उसके बाद क्या करना, आपको इधर डेटा टैब पे जाना है,
ठीक है। डेटा टाइप के जी बाद देखिए जैसे डेटा वैलिडेशन पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है आपको, और उसके बाद वापस से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ तक समझे? जी सर। क्या किया हमने, सिलेक्ट किया, फिर डेटा टाइप पे गए, फिर डेटा वैलिडेशन पे गए। अब देखिए, अब जो लास्ट है हमारे पास यहाँ पे एनी वैल्यू थी ना, यस सर। अब इधर हमें कस्टम सेलेक्ट कर लेना। कस्टम, कस्टम में क्या होता है कि आप अपना खुद का फॉर्मूला बना के टाइप कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो अब ये बताइए, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि इस वाले कॉलम पे क्या है, सिर्फ टेक्स्ट अलाउड है, टेक्स्ट, क्योंकि नेम जो टेक्स्ट में होता है। तो अब मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है इज टेक्स्ट, कि ये टेक्स्ट है या नहीं है जानने के लिए, तो इस टेक्स्ट ही लगेगा जो अभी आपको मैंने बताया। सही है ना जी सर, जी? क्योंकि इक्वल टू स्टेप्स। इस टाइप, क्योंकि अगर देखिए हमें यहाँ पे अगर नाम से हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे टेक्स्ट है या नहीं, तो हम इज इक्वल्स टू इस टेक्स्ट ही लगाएंगे। तो लिखूंगा इज इक्वल्स टू इज टेक्स्ट। अब देखिए इस बात को एक ध्यान रखिएगा, जब भी आप डेटा वैलिडेशन में फॉर्मूला टाइप करोगे ना, तो जब नॉर्मल सेल पे आप फॉर्मूला टाइप करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली ब्रैकेट ओपन हो जाता है। इसमें ब्रैकेट ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होगा, इसमें आपको ब्रैकेट भी खुद लिखाना होगा, और ब्रैकेट के साथ साथ जो आपको वो प्रोसेस चलता था आर्ग्यूमेंट्स कि ये टाइप कीजिए टाइप कीजिए, वो भी नहीं होगा। आपको खुद पूरा फॉर्मूला दिमाग में याद रखना होगा कि फॉर्मूला क्या पूछता है। तो इस टेक्स्ट तो सिंपल था, इस टेक्स्ट में इस टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। जैसे मान लीजिए मैंने इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, अब ब्रैकेट क्लोज बस। और अगर देखिए अगर ये इस टेक्स्ट में क्या होता था, इस टेक्स्ट में अगर टेक्स्ट होता था तो ट्रू लिखा जाता था ना, याद है आपको अमान और गुरीमान? आपको याद है कि जब टेक्स्ट अगर यहाँ पे टेक्स्ट होगा तो यहाँ पे ट्रू लिखाएगा, अदरवाइज फॉल लिखाएगा। जी मानते हो ना? जी सर। याद रखिए इस चीज को कि तो हमें क्या लिखना कि अगर यहाँ पे ट्रू है तो अलाउड है। ट्रू मतलब कि अगर इस टेक्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर वहां पे टेक्स्ट हुआ तो वो ट्रू शो कर देगा। तो ट्रू इक्वल्स टू ट्रू हुआ तो मतलब अलाउड है, अगर ट्रू इक्वल्स टू फॉल हुआ तो नॉट अलाउड। हमने ये कंडीशन दे दी, इसको ध्यान से देखिए अभी। ठीक है, तो पहले बताइए इस फॉर्मूले को समझ पाए आप? ये सब पुराने फॉर्मूला है। तो पुराने वाले फॉर्मूला है, बस यहाँ पे मैंने इज इक्वल्स टू ट्रू डाल दिया कि अगर यहाँ पे टेक्स्ट होगा तो ही अलाउड होगा। ये क्या हुआ, मैंने ये वैलिडेशन लगा दिया, ये वाला, ये ये इतना ट्रू वैलिडेशन था कि इक्वल टू ट्रू होना चाहिए, क्योंकि जब इस टेक्स्ट वाला फॉर्मूला बताओगे तो उसमें ट्रू और फॉल्स लिखाएगा, तो फॉल्स वाली जगह पे लिखना अलाउड ही नहीं करेगा, टाइप करना ही नहीं अलाउड करेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमने फॉर्मूला लगा दिया, वैलिडेशन लगाना है। तो यहाँ पे देखिए एक होता है इनपुट मैसेज और एक होता है अलर्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए अलर्ट में आके स्टाइल लिखा होगा, स्टाइल पे अगर आप वार्निंग दे दोगे तो वार्निंग में क्या होगा, सिर्फ आपको एक छोटी सी वार्निंग देगा और टाइप करने देगा। और अगर आप स्टॉप लिख दोगे तो वहां पे आप टाइप ही नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? वार्निंग में क्या करेगा कि बस छोटी सी आपको दे देगा इन्फॉर्मेशन कि आप सच में कंटिन्यू करना चाहते हो, अगर यस करोगे तो अलाउ करेगा, नो करोगे तो नहीं अलाउ करेगा। स्टॉप वाले में तो आपको अलाउड ही नहीं करेगा, और इन्फॉर्मेशन में सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन शो कर देगा कि ये गलती है। तो पहले स्टॉप से शुरू करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या टाइप करना, नेम। तो अब यहाँ पे आप टाइटल दे दीजिए कि नेम एंटर करना, तो एंटर नेम ओनली। ठीक है, तो ये मैंने टाइटल दे दिया, उसके अंदर मैसेज दे दीजिएगा अगर बाई चांस कोई नंबर टाइप करता है तो यहाँ पे लिख दीजिए नंबर नॉट अलाउड। ये टेक्स्ट आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, समझ रहे हो? तो मैंने क्या किया, टाइटल पे कि नेम टाइप करो, नंबर नॉट अलाउड लिख दिया। अब मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए अब जैसे यहाँ पे अमित था, मैं 1 2 3 लिखता हूँ। सेकेंड, देखिए इस टेक्स्ट फॉर्मूला था इक्वल्स टू इज टेक्स्ट, और ये हमने लगाया था इस तरीके से। आपको एक एक स्टेप, मतलब जो फॉर्मूला है ना, एक एक फॉर्मूले को अच्छे से आपको रटना होगा, मतलब समझ रहे हो कि इस चीज को ठीक से देखना होगा, छोटी सी भी गलती होगी तो एक गड़बड़ हो जाएगी इस जगह पे। मैं इस वाले कॉलम पे लगा के देखता हूँ दोबारा से। डेटा वैलिडेशन पे गए, सबसे पहले किधर जाना है, कस्टम पे जाना है। ठीक है, कस्टम पे जाने के बाद क्या करना था हमें, फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूले पे जाके हमें क्या करना था, लिख देना था फॉर्मूला इज इक्वल्स टू इस टेक्स्ट। ठीक है, और ट्रू है कि नहीं है। तो अब मैं दोबारा सीख रहा हूँ, इक्वल्स टू इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन। अब मैं सी वाले पे देख रहा हूँ, तो मैंने सी वाला ये सिलेक्ट किया, C2 को, और इक्वल्स टू ट्रू लिख दिया। ठीक है, और अलर्ट का मैंने क्या किया, स्टॉप लिख दिया, और यहाँ पे कुछ भी लिख दिया।
ठीक है, कस्टम है और C2 है, ओके है, इसको अप्लाई कर देते हैं और ठीक है, अब ट्राई करते हैं क्या हो रहा है इसमें। गुरीमान आपका सिस्टम ऑन है? जी सर। मेरा भी होना था। हाँ तो एक बार ट्राई कीजिए अपना सिस्टम, अगर आपका ऑन है तो। करते हैं सर। मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आई। देखिए जो सेम स्टेप बताया ना, स्टेप सेम फॉलो कीजिए और आपका 100% वर्क करेगा ये। जो एरर आ रहा था ना, तो वो न्यू शीट ओपन कर लीजिए आप। न्यू शीट पे नहीं होगा दोबारा से, या तो एक्सेल दोबारा से स्टार्ट कर लीजिए। देखो अब मेरा ठीक आ रहा है, मैंने न्यू शीट ले ली तो। सर मेरा नंबर वाला भी काम कर गया। तो अब टेक्स्ट के बाद क्या है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है हमारा सिर्फ 10 डिजिट का ही रहे, उससे कम या ज्यादा का ना हो। कोई भी जो मोबाइल नंबर होता है, क्योंकि 10 डिजिट का होता है इंडिया में। जी तो हम सर। वापस से कॉलम को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कॉलम सी को, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, क्लिक कर देंगे इस पे, तो डायरेक्ट इस टाइप से टैब आ जाएगी आपके पास। सेटिंग पे क्या करना है इस बार, एनी वैल्यू की जगह हमें क्या कर देना है, यहाँ पे आ रहा होगा कस्टम से जस्ट ऊपर टेक्स्ट लेंथ। यस सर। टेक्स्ट लेंथ पे आपको क्लिक कर देना है सिंपली, ठीक है। अब टेक्स्ट जी लेंथ सर। मैंने क्या कहा, कितने नंबर का होता है डिजिट, मतलब कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है ना। तो हमें जी यहाँ सर। पे बिटवीन नहीं रखना, हमें यहाँ पे इक्वल टू ले लेना है, इक्वल टू, ठीक है। कि टेक्स्ट की लेंथ की, मतलब जो मोबाइल नंबर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 10, तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे बस एरर अलर्ट डाल देंगे कि टाइप कंप्लीट नंबर, कंप्लीट मोबाइल नंबर, या तो हाँ ठीक है। और बस ओके कर देना इस तरीके से, सिंपल ही है। इसमें तो कोई फॉर्मूला भी नहीं आपको टाइप करना था, बस 10 डिजिट लिख देना था वहाँ पे। तो अब देखिए जैसे अगर 1 2 3 टाइप करके देखते हैं, तो देखिए एरर आ रहा है, इसको लिखा है टाइप कंप्लीट मोबाइल नंबर एंड चेक अगेन। मेरे पे ये इस टाइप से एरर आएगा आपके में भी। अगर इसको देखिए मैं 10 कर देता हूँ, तो 10 डिजिट का कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, तो देखिए ये टाइप हो गया। जी सर। तो इस तरीके से आएगा। अगर अब आप ट्राई कीजिए इसको, ये वाला तो आपका भी सही से हो जाएगा। गुरीमान आप भी और हमारे, देखिए जैसे इसमें मैंने 10 डिजिट के लिए अलाउ किया था सी में, लेकिन अभी भी मेरे पास जैसे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है हेडिंग और 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। तो अगर कोई एरर को आपको फाइंड करना, तो इस जगह पे सर्कल इनवैलिड डेटा को कर सकते हैं आप क्लिक। तो जैसे सर्कल इनवैलिड डेटा पे क्लिक करोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके पास इधर सर्कल बन जाएगा इस तरीके से। कि देखिए हो यहाँ गया पे सर। ये 10 डिजिट का नहीं था, इसलिए यहाँ पे सर्कल बन गया। ये मोबाइल था जो नंबर नहीं है, टेक्स्ट है, इसलिए सर्कल बन गया। तो इस तरीके से आप गलती को भी हाईलाइट करवा सकते हो अपने डेटा में पूरे में, और इस सर गलती को। मैं सर मैं नहीं देखा सर आपको। सॉरी क्या बोला आपने? सर मैं नहीं देखा सर, दोबारा बताइए। हाँ ठीक है, दोबारा बता देता हूँ मैं। देखिए मैं इसको देखिए क्लियर कर देता हूँ पहले। देखिए तो स्लो है थोड़ा सा, गुरीमान आप प्रैक्टिस कीजिए तो किसकी, जी सर। है ना। ये देखिए अभी देखिए, वैसे तो हमने इसमें 10 डिजिट अलाउ कर रखा है, जी देख सर। रहे हो आप। बट अभी जी सर। स्टिल मेरे पास जब वैलिडेशन लगाने से पहले मैंने 1 2 3 4 5 डिजिट लिख दिए थे। तो अब यहाँ पे क्या है, इसमें देखिए मोबाइल नंबर भी 3 डिजिट का है, मतलब जो टेक्स्ट है 3 डिजिट है, सब जगह पे 3 और 5 डिजिट है। तो ये 10 डिजिट वाले क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते, तो अब इस जगह पे हमारी ये गलती है। तो अब हम क्या, अपनी गलतियों को अगर हमें हाईलाइट करवाना है, तो हम अपने पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या सिर्फ इस लिमिटेड डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस लिमिटेड डेटा को सिलेक्ट किया टाइम बचाने के लिए। अब मैं वैलिडेशन पे गया, यहाँ पे आ रहा सर्कल इनवैलिड डेटा, इनवैलिड डेटा जो गलत डेटा इनपुट किया है उसको सर्कल करवाना। तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली रेड सर्कल हो जाएगा, देखिए ये हाँ जी देखिए इस सर। तरीके से रेड हो गया। तो ये हमारी गलती है कि देखिए ये 5 डिजिट का है, इसको कंप्लीट कीजिए कैर एक्सेल, और इसको भी मोबाइल नंबर 3 टेक्स्ट टेक्स्ट में से 3 है इसमें अल्फाबेट, उसको कंप्लीट कीजिए। तो ये काम करता हमारा क्या है, सर्कल इनवैलिड डेटा, मतलब ये गलतियों को हमारी हाईलाइट कर देगा। सर ये नंबर हम 10 डिजिट पूरी कर देंगे इनके, तो ये हट जाएगा उसमें कुछ? जी 1 2 3 ये देखिए हट गया। जी सर हट गया। अब एक ही है, ठीक है। तो सर इसको जी, हटा, घर पर लाने के लिए हमें पहले डेटा वैलिडेशन करना पड़ेगा। हाँ डेटा वैलिडेशन करोगे तभी तो इनवैलिड डेटा बताएगा वो। देखिए ना, डेटा वैलिडेशन मतलब इनवैलिड डेटा तभी तो बता पाएगा जब हमारे पास कुछ डेटा होगा कि वैलिड डेटा क्या है। हम एक्सेल को बताएंगे ना कि हमारे लिए वैलिड डेटा है 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, तो हमने उसको बता दिया कि 10 डिजिट होगा तो ही वैलिड है, अगर बाकी सब इनवैलिड है। तो इसके लिए डेटा वैलिडेशन हमें लगाना होगा। और क्लियर सर्कल के लिए देखिए नीचे क्लियर सर्कल पर क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा डेट ऑफ बर्थ। तो अगर देखिए नॉर्मली आप सभी को पता है कि
जो भी कंपनी इसमें काम करने के लिए मिनिमम एज होती है, कितने साल की बात कर सकते हैं? 18 ईयर्स के बाद ना। तो इसका मतलब कि अभी जैसे 2021 चल रहा है, तो 2021 में चल रहा है, तो मतलब 2003 के बाद वाले जो भी बच्चे पैदा हुए होंगे वो अभी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, करेक्ट? तो 2003 के बाद वाले एलिजिबल नहीं, लेकिन 2003 तक के 18 साल हो चुके होंगे कंप्लीट, जो 1 जनवरी 2003 को पैदा हुआ होगा, करेक्ट? समझ रहे हो आप बात को? जी सर। जी। अभी देखिए 2021 चल रहा है, तो 21 में से अगर हम कितने ईयर्स, 18 साल अलाउड है, तो मतलब 2003 हमारे पास 2003 में जो बच्चे पैदा होंगे वो हमें अलाउड है, उनको मतलब वो 18 ईयर्स के हो चुके होंगे, उन्होंने अपने 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो उनको जॉब दे सकते हैं इंडिया में कहीं पे भी, ठीक है, किसी भी कंपनी में। तो अब ये डेट ऑफ बर्थ का एक वैलिडेशन लगाना कि जो 18 ईयर्स से कम वाले हैं उनको तो यहाँ पे डेटा उनका एंटर ही ना हो पाए, ताकि डेटा एंटर नहीं होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये एलिजिबल नहीं है, और ऑटोमेटिकली उसको बाहर हम कर सकते हैं कंपनी में इंटरव्यू लेने से पहले, ठीक है? तो देखिए कैसे करेंगे, इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, डेटा टैब पे। अब इसका देखिए यहाँ पे क्या करना है, एनी वैल्यू की जगह हमें सिलेक्ट करनी है डेट, ठीक है, और डेट में बिटवीन ही रखना है, ठीक है। अब बिटवीन में क्या है, देखिए स्टार्ट डेट की जो बच्चा है वो मतलब कि कितना लास्ट कितने साल तक का एम्प्लॉय हमारे पास रह सकता है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, लास्ट हमारे पास कितने भी साल का हो सकता है, हमने 1950 डाल दिया कि जो 1950 के बाद वाले बॉर्न हुए हैं उन सबको हम अलाउ कर देंगे, या 60 कर लेते हैं, या 70 कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि सीनियर सिटीजन तक अलाउड हो जाएगा वो। तो 1970 के बाद जो पैदा हुए उन सबको हम जॉब पे दे सकते हैं, लेकिन लास्ट कब तक दे सकते हैं, जो 2003 में पैदा हुए हैं, क्योंकि 2003 के बाद वाले सारे इनएलिजिबल है, मतलब 18 साल से कम है। एंड मतलब कि जो लास्ट कितने तक की डेट ऑफ बर्थ अलाउ कर सकते हैं, तो 0-1-1-2003 तक अलाउ कर सकते हैं। इस बात को समझ रहे हो आप? पहले ये बताइए मेरे को। यस सर, समझ रहे हैं। कि देखिए जो जो स्टार्ट हुआ वो जो 1970 में पैदा हुआ होगा, अभी तो वो तो 18 साल से ऊपर का है ही, करेक्ट? बट लास्ट जो लास्ट टू लास्ट जो अभी 2003 में जो बच्चे पैदा हुए होंगे वो भी अभी 18 साल के हो चुके हैं, तो ये ही लोग हैं जो जॉब के लिए एलिजिबल है अभी इंडिया में, ठीक है। तो बाकी एलिजिबल नहीं है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारी जो कंपनी, हमारी कंपनी मान लीजिए 18 साल के ही अलाउड करती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग डाटा लगा रहे हैं, ठीक है, वैलिडेशन। तो मैंने ये अपनी डेट फिट ये इधर क्या सिलेक्ट किया, डेट सिलेक्ट कर लिया, और बिटवीन वाला क्राइटेरिया ले लिया कि स्टार्टिंग डेट इतने ले सकते हैं, मैक्सिमम इतनी एज तक का हम ले सकते हैं, और मिनिमम इतनी एज तक के ही ले सकते हैं हम। अब हमने एरर अलर्ट डाल दिया और यहाँ पे स्टॉप रहने दिया, और टाइटल में डाल दिया कुछ भी आपने कि अंडर एज है, ठीक है। बस वेट करो, लिख दो बस आप, और मैंने ओके कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए जैसे 01/01/2003 टाइप कर रहा हूं तो वो हो रहा है, लेकिन अगर 01/01/2004 करके देखते हैं तो क्या होता है, तो देखिए क्योंकि 2004 वाला भी 18 का हुआ नहीं है, तो अंडर एज लिखा गया यहाँ पे, और वेट करो उसमें लिखा गया उनके लिए कि अभी वेट कीजिए, अभी आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई कीजिए। हाँ, तो एम्प्लॉय का नेम आ चुका हमारे पास, इस वाले कॉलम को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। तो एम्प्लॉय नेम है हमारे पास, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ भी आ चुकी है हमारे पास। अब लास्ट हमारे पास क्या बचता है उसका, आजकल आधार कार्ड के बिना हमारे को कोई जॉब नहीं देता है, मतलब बैंक हो या कोई भी, आधार कार्ड सभी को मैंडेटरी कर देते हैं हमें। तो अब एम्प्लॉय की आधार कार्ड की डिटेल भी मान लीजिए हमें चाहिए, ठीक है। तो आधार कार्ड होता है हमारा 12 डिजिट का, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने कोई भी आधार कार्ड लिख दिया, अभी हम 12 डिजिट पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिंपल जा रहे हैं। तो देखिए अब ये बताइए अमान, जो आपका आधार कार्ड है उस पर जो नंबर होगा वो किसी और का तो हो नहीं सकता है ना, एक ही नंबर पे एक ही इंसान को हो सकता है आधार कार्ड, सेम आधार कार्ड नंबर किसी दूसरे इंसान का नहीं हो सकता इंडिया में, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो एक इंसान की उसकी आइडेंटिटी के बेस पे उसको मिलता है। तो आपके जो भी फिंगरप्रिंट जो भी स्कैन वगैरह किया होगा तो वो आपकी उसी बेस पे आपको नंबर दिया हुआ है। तो मेन हम ये देखना चाहते हैं कि बाई चांस अगर गलती से क्या होगा, एम्प्लॉय जल्दबाजी में कोई सेम आधार कार्ड नंबर ना टाइप कर दे, क्योंकि जब हम एक्सेल पे लिखते हैं ना तो एक्सेल हमें सजेशन करता जाता है इस तरीके से, तो उसमें कई बार रिपीटेशन हो जाती है, जैसे देखिए 2 नंबर टाइप हो रहे हैं ये, तो एक्सेल रोकता नहीं उस चीज से, लेकिन हमें रोकना है कि हम चाहते हैं कि कोई एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय के साथ आधार कार्ड सेम ना चला जाए, समझ रहे हो। इस चीज को कैसे रोकेंगे, अब इस चीज ये वाला जो फॉर्मूला समझने वाला है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है,
थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये वाला, तो इस पे ध्यान देना, क्योंकि हम इस पे क्या लगाने वाले हैं, ये वाला लगाने वाले हैं जो हमने अभी पीछे सीखा था। दोबारा से आपको अगर बताया, याद दिला देता हूँ मैं। देखिए अमन अभी 2 बार ले लिया मैंने, तो इज इक्वल्स टू, पहले लिखेंगे काउंट इफ। काउंट इफ में देखिए रेंज पूछता है आपसे, तो रेंज में क्या लेंगे हम, अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इतना ज्यादा आपको नहीं करना अभी। काउंट इफ, आपको ना ये बता रहा हूँ कि देखिए सिंटेक्स के बाद का जो ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इनको याद रखना है, कि जब आप काउंट इफ फॉर्मूला, जब डाटा वैलिडेशन लिखोगे ना, तो आपको पहले काउंट इफ लिखना है, उसके बाद इमेज रखनी है कि काउंट इफ सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे, रेंज पूछा। तो ये चीज आपको ना ये दिमाग में एकदम फिक्स होना चाहिए कि सबसे पहले जब हम काउंट इफ लिखेंगे तो आप आंख बंद करके याद कर सको कि यहाँ सबसे पहले रेंज पूछा जाता है। तो हमने रेंज को सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से, फिर कॉमा, और फिर आपसे पूछता है क्राइटेरिया कि आप किसे फाइंड करें। तो हम मान लें कि हम अमन को फाइंड करें, तो मैंने अमन लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अमन देखिए 2 टाइम आ गया है, बट मेरे को चाहिए अमन अगर 2 टाइम आ रहा है, और मेरे को चाहिए कि 1 टाइम ही हो। अगर 2 टाइम होगा तो फॉल्स दे दे यहाँ पे। बस सिंपल ये फॉर्मूला था मेरा कि 1 टाइम होना चाहिए। समझ रहे हो आप, ये फॉर्मूला लिखना है हमें। ये हाँ या ना ये बताइए, समझे कि नहीं समझे। बिल्कुल समझे सर। जी सर। देखिए अभी अमन 2 टाइम दे रहा था अभी, बट मेरे को चाहिए अमन 1 टाइम ही हो। अगर 1 टाइम है तो डाटा अलाउड करेगा, नहीं तो अलाउड नहीं करेगा। तो देखिए फॉल्स है, मतलब अब जिस जगह पे फॉल्स होगा उस वाले सेल पे आप अलाउड नहीं कर सकते। तो देखिए इसी फॉर्मूले को आप चाहो तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो या अलग से टाइप कर सकते हो। देखिए अब मैं इस वाले फॉर्मूले, इस वाले सेल को पूरे को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कॉलम को। ये मैंने कॉलम सिलेक्ट किया, डेटा टाइप पे गए। अब बताइए कोई फॉर्मूला टाइप करना है तो हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए अगर मेरे को कोई फॉर्मूला टाइप करना है अपना। सर आप ना हाँ कस्टम पे जाएंगे सर। वेरी गुड, कस्टम पे जाएंगे, एकदम सही बताया आपने। अब कस्टम पे गए, अब मैं लिखने वाला हूँ इक्वल्स टू काउंट इफ, आपको स्पेलिंग से याद रखनी है, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट भी खुद ही ओपन करोगे आप। अब काउंट इफ में सबसे पहले क्या पूछता है आपसे, रेंज पूछता है वो। जी सर, रेंज पूछता है। ठीक है, तो रेंज आप दे दीजिए इस तरीके से दे दीजिए, पूरा कॉलम ही सिलेक्ट कर लीजिए रेंज में भी, ठीक है। अगर कॉलम नहीं सिलेक्ट करना है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, जिस तरीके से भी आपको चल रहा है आप सिंपल इसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम करते हैं कि मान लीजिए पहला कॉलम दिया मैंने और यहाँ से यहाँ तक दी रेंज, एंड हमारा जो क्राइटेरिया है वो भी यही रहेगा, बस फर्स्ट वाले को लॉक कर देना आपको। उसके बाद इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1। समझे आप। और मैसेज दे दीजिए नो डुप्लीकेशन अलाउड। और ओके कर दीजिए जो भी मैसेज आपको देना है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, एंड ये देखिए, तो जैसे इसमें अब डबल दोबारा से टाइप कर रहा हूँ मैं, डुप्लीकेट हो चुका है, इस पे एडिट कर रहा हूँ तो ये फिर से टाइप करो बता रहा है, अलाउड नहीं कर रहा है इस चीज को। अमान देखिए दोबारा से, बता रहा है सर। अच्छा देखिए दोबारा से देखिए एक बारी। पहला स्टेप क्या है, आपको सिलेक्ट कर लेना था, ठीक है। ठीक है, दोनों देख रहे हो आप बुरीमान। जी सर। सिलेक्ट करना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, और फॉर्मूला हमें टाइप करना, तो कहाँ पे जाएंगे, सर कस्टम पे कस्टम पे जाएंगे। तो कस्टम पे सिलेक्ट कर लेना है, एंड फॉर्मूला हमारा क्या है, इक्वल्स टू जो भी था काउंट इफ, बस काउंट इफ सिलेक्ट करके, सॉरी टाइम, ब्रैकेट ओपन कर देना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रेंज देनी है, तो रेंज सबसे पहले पूछता है रेंज। अब रेंज आप एक सेल का नहीं देना आपको, इसलिए पूरा इसको भी ले सकते हो आप इस तरीके से, पूरा लेके बस आपको उसके बाद फर्स्ट सेल कोई भी सिलेक्ट कर देना है इस तरीके से, एंड इक्वल टू 1 डाल देना। ये सिंपल एकदम इजी तरीका है, इससे हो जाएगा आप एकदम परफेक्ट बिना किसी एरर के। क्या करना है, रेंज में आपको पूरा कॉलम दोबारा से सिलेक्ट करना है, तो इस तरीके से आपको कॉलम नहीं आ जाएगा। उसका उसी कॉलम का फर्स्ट सेल कोई भी, फर्स्ट या कहीं से भी कोई सा भी सेल सिलेक्ट कर लीजिए और इक्वल टू 1 लिख दीजिए। सर ब्लॉक वो तो नहीं करना फ्रीज सर सर। नहीं फ्रीज नहीं करना, फ्रीज वाला वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। फ्रीज वाला हम तब करते हैं हमें 1 2 3 काउंटिंग निकालनी होती है। अभी हमें काउंटिंग नहीं निकालनी, हमें तो टोटल काउंट चाहिए कि टोटल काउंट एक से ज्यादा ना हो पाए, तो इसलिए फ्रीज इस बार फ्रीज नहीं करेंगे, बिना फ्रीज से काम करेंगे।
तो बिना फ्रीज के लिए इसलिए हम पूरा कॉलम इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे रेंज में, फिर कॉमा, और उसके बाद कोई भी सेल सिलेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इक्वल्स टू 1 लिख दीजिए, एंड यहाँ पे कर दीजिए वापस सब टाइटल जो भी लिखना आपको। डुप्लीकेट है, फिर से देखो, एंड एंटर, और ओके कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मैं वहां पे 1 2 3 4 5 लिखता हूँ, दूसरे में 1 2 3 4 5 लिखता हूँ तो एरर आ रहा है कि डुप्लीकेट है। फिर से देखो, अब हम इस वाले एक और कॉलम ले लीजिए, उस पर नेम टाइप कर लीजिए। पहले ये डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए मेरे को इस वाले कॉलम पर नेम टाइप करना फिर से, लेकिन इस बार स्टॉप नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं वार्निंग लेना चाहता हूँ। तो इस टेक्स्ट यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट किया, डेटा टाइप पे डेटा वैलिडेशन पे गए, और यहाँ पे हमने कस्टम में जाके फॉर्मूला लगा दिया, इज इक्वल्स टू इस टेक्स्ट, इज इक्वल्स टू इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, इस सेल का नाम सेलेक्ट कर लिया, एंड ब्रैकेट क्लोज और इक्वल्स टू ट्रू डाल दिया। ये हमारा फॉर्मूला होता था। अब एरर अलर्ट पे क्या करना है, एरर की जगह पे हमें इस बार स्टॉप की जगह पे वार्निंग लिख देनी है। वार्निंग की नंबर, या फिर लिख दिए नंबर नॉट अलाउड। ठीक है, हेडिंग में टाइप अगेन, कुछ भी लिख दीजिए आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड उसके बाद सिंपली ओके कर दीजिए एक बारी। अब देखते हैं, ऐसे अगर मैं यहाँ पे नंबर टाइप करता हूँ तो क्या मैसेज आता है मेरे पास, फिर कर करूँगा। ठीक है, हाँ, तो वार्निंग में इस तरीके से आना चाहिए आपका। अगर आप नो करोगे तो नॉट अलाउड, अगर आप यस करोगे तो फिर पूछेगा ठीक है कंटिन्यू करना, यस कीजिए तो टाइप करने के लिए अलाउ कर देगा नाम नंबर भी। ठीक है, ये वार्निंग में होता है सिंपल आपका। मेन स्टॉप वाला था, वार्निंग तो बहुत ईजी है, वार्निंग में तो कोई भी अलाउ कर सकता है। ये टाइप कर लीजिए, वैसे तो मैंने कल आपको बोला भी था टाइप करने को, अगर टाइप नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा से टाइप कर लीजिए अगर टाइप है भी तो। ये लास्ट है, इसका फिर क्लास ओवर कर देंगे। गुरीमान जी सर कर रहा जी हूँ। टाइप कर रहे हो ना, ठीक है। ठीक है, अलग से साइड में यहाँ पे एक आइटम नेम लिख दीजिए, और उसकी पे लिस्ट बनानी है। लिस्ट आइटम नेम्स की इधर नीचे एक लिस्ट बनानी है, जिसमें टेबल आएगा, बेड आएगा, सोफा आएगा। देखिए लिस्ट बनानी आती है ना आपको? आती है। हाँ, एक बार लिस्ट बना के ट्राई कीजिएगा, नहीं होती है तो फिर बताता हूँ कैसे लिस्ट बनेगी। पहले आइटम नेम्स की लिस्ट बनाइए अब सिंपली। देखिए सिंपल लिस्ट है, डेटा टाइप पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, और एनी की जगह पे इस बार लिस्ट सिलेक्ट करनी है मैं, लिस्ट, और लिस्ट सोर्स क्या दे देना है, इस तरीके से इन तीनों को दे देना है, इन तीनों हेडिंग्स को दे देना और ओके कर देना है बस। तो आपकी इस तरीके से ये आ जाएगी। अब लिस्ट के बाद क्या करना है आपको, जैसे जहां पे टेबल लिखा है ना, या तो देखिए आप स्टेप 1 क्या कर सकते हो, आप पूरे डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और फॉर्मूला टैब पे जाके एंड डिफाइन नेम पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, पहले तो ये तरीका है, सॉरी क्रिएशन फ्रॉम, इस पे क्लिक कीजिए क्रिएशन फ्रॉम सिलेक्शन से। तो इसमें क्या आएगा, देखिए इसमें पूछेगा कि क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यूज। तो हमारे पास देखिए जो टॉप रो है उसको सिलेक्ट कर लेना है, और बाकी किसी को सिलेक्ट नहीं करना, तो यहाँ से आपके नेम बन जाएंगे। देखिए जैसे इसको आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ टेबल लिखा आ जाएगा, इसको सिलेक्ट करोगे तो, सॉरी इन तीन को सिलेक्ट करोगे तो बेड लिखा आ गया, इधर सोफा लिखा आ गया। ठीक है, पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो आप, इस हेडिंग को छोड़कर सिर्फ इस डेटा को उठाओ और इस जगह पे टेबल लिख दो सिंपली। यहाँ बेड वाले डेटा को सिलेक्ट किया और टेबल लिख दिया हमने, सॉरी बेड लिख दिया, और इस वाले सोफा वाले के नीचे सोफा लिख दिया। समझ गए ना आप क्या कहना चाहता हूँ मैं? समझ गया सर। हाँ, तो ये कर दीजिए जल्दी से। इसके बाद बताता हूँ मैं आपको, एक ऐसी लिस्ट बनाना सिखा रहा हूँ। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इन सबको नेम दे दिया इस तरीके से, जैसे टेबल वाले को टेबल, बेड वाले को बेड और सोफा वाले सोफा, तो इनके हेडिंग के अंदर वाले डेटा को सबको नेम दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें ऐसी लिस्ट बनानी है कि मैं अगर बेड को सिलेक्ट करूं या टेबल को सिलेक्ट करूं, टेबल पे देखिए कौन कौन से एम्प्लॉई हैं, अमन, अंजू, राजू, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उनका नेम आ जाए। ये लिस्ट तैयार करनी है मेरे को। और अगर मैं बेड सिलेक्ट करूं तो बेड वालों का नाम आ जाए, सोफा सिलेक्ट करूं तो सोफा वाले का नेम आ जाए। तो इस तरीके से बताइए पॉसिबल है, किस तरीके से कर सकते हैं उसको आप? जी सर कल किया था सर, कल ही किया था। नहीं, हाँ करके बताइएगा मेरे को, मैं वेट करता हूँ, 2 मिनट और देता हूँ आपको। देखिए तो कैसे करेंगे, बहुत बहुत ही सिंपल है, 1 मिनट का भी काम नहीं है। इस वाले सेल पे हमें चाहिए कि देखिए हम एक डिपेंडेंट लिस्ट बना रहे हैं। डिपेंडेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हम इस जगह पे डेटा जो भी चेंज करेंगे ना,
तो उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा चेंज हो जाए, हमें चेंज ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। समझ रहे हो कि अगर टेबल में 3 नाम, ये 3 नाम आए, तो यहाँ पे जब हम टेबल लिखेंगे तो यही 3 नाम आने चाहिए, बेड और सोफा वालों के नाम नहीं आना चाहिए। और अगर मैं जैसे सोफा सेलेक्ट कर रहा हूँ तो सोफा में जो 3 नाम है वो वही 3 नाम यहाँ पे में शो हो, बाकी कोई 3 नाम शो ना हो। तो देखिए इस वाले सेल को सिलेक्ट किया, डेटा टाइप पे गए, डेटा वैलिडेशन पे गए, लिस्ट क्लिक किया। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? यस सर, समझ आया। ठीक है, अब लिस्ट पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करना होगा सोर्स में, इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट फॉर्मूला और ब्रैकेट स्टार्ट। बस आपको इनडायरेक्ट वाला फॉर्मूला लिख देना और ब्रैकेट स्टार्ट, और बस आइटम नेम को इस जगह से सिलेक्ट कर लेना। ये सिंपल सा काम था, कुछ नहीं था। इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट और बस इसको सिलेक्ट कर देना, बस अपनी लिस्ट एकदम परफेक्ट तैयार हो जाएगी। ओके, देखिए तो अब सोफा वाले में बताइए 3 नाम थे, प्रदीप, पवन और सिद्धार्थ। देखिए तो अब देखिए, देखते क्या नाम आ रहे हैं यहाँ पे। ये 3 नाम आ रहे हैं सिर्फ हमारे पास सजेशन में, और कोई नहीं आ रहे। देखिए अगर मैं इसको बेड में कन्वर्ट करता हूँ इस वाली लिस्ट को, अब तो अब बेड में बताइए, बेड में 3 नाम कौन से थे? सौरभ, अजय और अजय। अब देखिए यहाँ पे जब लिस्ट में मेरे पास कितने ऑप्शन आ रहे हैं? हाँ, सिर्फ यही 3 आ रहे हैं। हाँ, और कोई एक्स्ट्रा नेम नहीं आएगा। जैसे अगर मैं टेबल पे जाऊंगा तो टेबल पे भी देखिए जो टेबल वाला डेटा होगा सिर्फ वही शो होगा मेरे पास। तो अब मैं टेबल वाला सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए अमन, अंजू और राजू, ये 3 ही आ रहे हैं। तो ये होती है डिपेंडेंट लिस्ट। कुछ नहीं करना आपको, इस वाली लिस्ट पे जाना है, डेटा टाइप पे जाना है, और यहाँ पे जब आप लिस्ट सेलेक्ट कर लोगे यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना इक्वल्स टू इनडायरेक्ट, और इसको सिलेक्ट कर लेना टेबल नेम को, आइटम्स नेम को। अब इसको सिलेक्ट क्यों कराया वो बता देता हूँ मैं आपको क्या हुआ है। जब इक्वल्स टू इनडायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं ना हम लोग, तो इनडायरेक्ट क्या करता है, इसका रेफरेंस देता है टेबल का रेफरेंस। अब टेबल के रेफरेंस से हमें क्या मिलेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अब अमाउंट लिख देता हूँ 10, 20 और 30। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू सम लिखूंगा ना, जब सम और इनडायरेक्ट लिखूंगा, और मैंने लिख दिया टेबल, यहाँ पे टेबल लिख दिया मैंने यहाँ पे, या फिर टेबल लिखा नहीं, मान लीजिए टेबल को मैंने रेफरेंस दे दिया इस जगह से, और देखते क्या होता है। तो देखिए 60 ऑटोमेटिकली टोटल निकाल दे दिया इसने, 10, 20 और 30 का टोटल दे दिया 60। वैसे ही टेबल का आप देखिए यहाँ पे भी डेटा चेंज हो गया होगा, यहाँ पे 10, 20 और 30 आ गया है। तो इनडायरेक्ट टेबल ने क्या किया है? जी जी पूछिए अमन। सर वो स्क्रीन हैंग हो गई थी सर, आप एक बार दोबारा बताइए। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे टेबल वाले का नेम चेंज कर दिया, अब 10, 20, 30 लिख दिया मैंने। ठीक है, ठीक है। तो अब टेबल वाले को देखिए जब नेम चेंज करें तो यहाँ पे 10, 20, 30 आ रहा है। अब वो 10, 20, 30 कैसे आ रहा है? क्योंकि देखिए हमने जब हमने इसको नेम दिया था ना इस तरीके से टेबल को, तो टेबल जब हमने नेम दिया तो इसने इस डेटा को अपने अंदर स्टोर कर लिया था। जब ये नेम था ना, जी सर। इस नेम के अंदर इस रेंज का डेटा स्टोर हो गया था। तो जब हमने इक्वल्स टू इनडायरेक्ट लिखा ना, इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट लिख के जब हमने ये वाला डेटा का रेफरेंस दिया ना, इसका रेफरेंस, तो इसने इन तीनों का डेटा दे दिया था। तो अगर मान लीजिए मैं सम लिखता हूँ, सम और इनडायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, और अब मैं इसका रेफरेंस देता हूँ इस वाले का, और बस क्लोज कर देता हूँ, तो देखिए मेरे पास सॉरी, तो मेरे पास 60 टोटल ऑटोमेटिकली होके आ गया। वो कैसे होके आया? क्योंकि इसने टेबल वाले डेटा का टोटल कर दिया 10, 20, 30। तो इनडायरेक्ट फॉर्मूले ने ये वर्क किया है, इसलिए हमने क्या किया था, हमने इन लोगों के लिए लिस्ट में सीधा सिंपल फॉर्मूला लगा दिया था इनडायरेक्ट वाला, कि इनडायरेक्टली क्या करेगा वो इस जगह पे जो भी नेम होगा, उस नेम मैनेजर में जो भी हमने डेटा सेव किया होगा उसके अकॉर्डिंग वो डेटा हमें शो कर देगा। इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे। अगर आपके पास जो अमा वो क्या कहते हैं, गुरीमान, आप करके देखिएगा इसको जल्दी से।